नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में। कश्मीर के मुद्दे को लेकर कई बार हुर्रियत न्यूज़ में रहती है और अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये चल रही है कि हुर्रियत को बैन किया जाएगा अंडर यूएपीए। हालांकि इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है एज ऑफ 24 अगस्त, लेकिन कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट कर चुके हैं कि इस तरह का बैन लगाने के बारे में सरकार विचार कर रही है। तो इस लेक्चर में मेनली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हुर्रियत क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है और हुर्रियत का स्टैंड क्या है कश्मीर को लेकर। इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और अनअकैडमी ऐप पर आप मेरे प्लस कोर्स या स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स के लिए इस आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर 2019 में एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। आई एम श्योर आप सब इससे अवगत होंगे। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी और उसका ये मैप है। और बाकी की जो टेरिटरी है दैट इज पार्ट ऑफ द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अब जम्मू कश्मीर में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है पिछले कई दशकों से और उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट में हुर्रियत का एक काफी बड़ा रोल रहा है सिंस द लास्ट 20 ईयर्स और सो। वैसे हुर्रियत के कई नेता ऑलरेडी जेल में हैं। 2019 के बाद से उन्हें जेल में रखा गया है या फिर हाउस अरेस्ट में रखा गया है कई नेताओं को। तो एक सीनियर लीडर है मीरवाइज उमर फारूक, जो हुर्रियत के एक फैक्शन को लीड करते हैं। हुर्रियत की स्थापना कैसे हुई थी उसमें भी इन्हीं का रोल था। तो ही वॉज द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, कश्मीर में जो श्रीनगर की जामा मस्जिद है, जिसका ये फोटोग्राफ आप यहाँ देख सकते हैं, तो जामा मस्जिद को जो हेड करते हैं, रिलीजियस लीडर हैं, उनको मीरवाइज कहा जाता है। मीरवाइज इज द नेम ऑफ अ पोजीशन। ये किसी आदमी का नाम नहीं होता, इट इज द नेम ऑफ द पोजीशन। तो मीरवाइज का जो ये पद है लगभग 500 साल से कश्मीर में चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 20th सेंचुरी में ये पद न केवल धार्मिक बल्कि पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ता गया और मीरवाइज के पद पर जो भी व्यक्ति रहा है, ही हैज बीन पॉलिटिकली एक्टिव सिंस 1930s। 1992 में जब कश्मीर में मिलिटेंसी अपने चरम पर थी, उस समय तत्कालीन मीरवाइज की हत्या कर दी गई थी और उनके जो बेटे थे वो नेक्स्ट मीरवाइज बनते हैं, अभी जो मीरवाइज उमर फारूक हैं। तो ये 19 साल के थे तब और इन्होंने अपने पिताजी की जगह जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप अपने कंट्रोल में ली और ही बिकम्स द हेड प्रीस्ट ऑफ द जामा मस्जिद एज वेल। तो अब कश्मीर में जामा मस्जिद को जो हेड प्रीस्ट है वो एक तरह से पूरे कश्मीर वैली के हेड प्रीस्ट के रूप में उनको देखा जाता है। तो मीरवाइज की पोजीशन धार्मिक तौर पर भी इंपॉर्टेंट है और अब पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि इन्होंने न केवल अवामी एक्शन कमेटी बल्कि अन्य पार्टीज को भी अपने साथ जोड़कर एक कॉमन ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया हुर्रियत। हुर्रियत शब्द का लिटरल मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। तो अब इस हुर्रियत ग्रुप में जो पार्टी शामिल हुई थी वो ज्यादातर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो भारत से आजाद कश्मीर चाहती थी। पाकिस्तान भी नहीं, भारत भी नहीं, उन्हें आजाद कश्मीर चाहिए था। लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी भी थी जो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती थी। 31 जुलाई 1993 को इस ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी गई थी एज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और इसका लक्ष्य क्या था कि कश्मीर को आजादी दिलाना। तो एक तरह का सेपरेटिस्ट मूवमेंट था ये, लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। इसमें कई पार्टीज का ये मानना था कि भारत से बातचीत करनी चाहिए, कई को लगता था कि नहीं, डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए। कुछ पार्टीज ना भारत ना पाकिस्तान दोनों से बात करने के फेवर में नहीं थी, उनको अपनी अलग इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो इन सभी पार्टीज को एक मंच पे लाया गया अंडर द ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एंड मीरवाइज उमर फारूक इसके पहले चेयरमैन बनते हैं। अब ये जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज थी ये 1987 में भी एक साथ आई थी एक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस के खिलाफ ये सारी जो कश्मीरी नेशनलिस्ट पार्टीज हैं ये एक होकर चुनाव लड़ती हैं। उस चुनाव में जीत तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई थी, लेकिन इस रिग्ड इलेक्शन के कारण कई सारी पार्टीज ने पॉलिटिक्स का रास्ता छोड़कर मिलिटेंसी का रास्ता अपना लिया, आतंकवाद का रास्ता अपना लिया और 1987 के बाद ही कश्मीर में आतंकवाद की समस्या बड़े तौर पर बढ़ जाती है। लेकिन 1993 आते आते कई पार्टीज फिर से पॉलिटिक्स के रास्ते पर आना चाहती हैं। हालांकि ये बात भी थी कि सारी पार्टीज केवल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थी। इनमें से कई पार्टीज ऐसी थी जो हुर्रियत में शामिल हैं, लेकिन उनके अपने मिलिटेंसी विंग थे। मिलिटेंसी विंग यानी कि वो लड़ाई भी लड़ रहे थे और दूसरी तरफ पॉलिटिकल विंग भी उनका यहां पर हुर्रियत में शामिल था। तो एपीएचसी, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्ग्लोमरेट था, एक ऐसा संगठन था जिसमें अलग अलग विचारधारा वाली पार्टीज एक साथ आई हुई थी। इनका कॉमन गोल क्या था कि जम्मू कश्मीर जो है ये भारत के ऑक्यूपेशन के अधीन है। ऐसा इनका मानना था कि भारत के अधीन है जम्मू कश्मीर और आधा कश्मीर पाकिस्तान के अधीन है और इसको कश्मीर के लोगों के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार आजादी दिलवानी है, या फिर जो भी फाइनल रेजोल्यूशन होगा वो जनता की आशाओं आकांक्षाओं के अनुसार होगा। इट विल बी अकॉर्डिंग टू द विशेस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल में ये बातें लिखी हुई हैं कि उनका स्टैंड क्या है, पॉलिटिकली वो कहां पर खड़े होते हैं।
तो इनका सबसे पहला पॉइंट ये है कि दे वांट अ पीसफुल स्ट्रगल, एक शांतिपूर्वक स्ट्रगल करना है जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग या फिर जो यूएन के रेजोल्यूशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 1948 में अडॉप्ट किए गए थे उनके अनुसार सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार, यानी कि ये वोट करने का अधिकार कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, भारत, पाकिस्तान या आज़ादी, इंडिपेंडेंस, वो अधिकार मिलना चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड, यहां पर सेटलमेंट के लिए बातचीत करेंगे, हथियार उठाएंगे नहीं, बातचीत करेंगे। इट विल बी अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट और इसमें 3 पार्टीज होंगी, इंडिया, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोग। और जम्मू कश्मीर के लोगों को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ऑफ कोर्स हुर्रियत, क्योंकि हुर्रियत का ये मानना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज भारत के द्वारा करवाए गए चुनावों में हिस्सा ले रही हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हुर्रियत कहती है कि हम असली रिप्रेजेंटेशन है जम्मू कश्मीर के लोगों का। तो यहां पर केवल भारत और पाकिस्तान आपस में बैठकर कश्मीर का डिसीजन नहीं लेंगे, कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स को, हुर्रियत को भी एक तीसरी पार्टी के रूप में टेबल पर बैठकर इस निर्णय का हिस्सा होना जरूरी है। और ये सब यूएन के अकॉर्डिंग होगा या फिर कोई तीसरा फ्रेंडली कंट्री भी हो सकता है जो मध्यस्थता कर सकेगा। और ये जो भी सेटलमेंट होगा, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल, जैसा लोग चाहेंगे। और जो भी अभी इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है 90s में जो था, उसको इन्हें दुनिया के सामने रखना था। और ये जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके अनुसार भारत के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे घाटी में उस समय, वो हम दुनिया को दिखाएंगे। एंड द फोर्सिबल एंड द फ्रॉडुलेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट बाय इंडिया, इसको दुनिया के सामने रखना है। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा था हुर्रियत का, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी हुई है। 1990 के दशक में जब हुर्रियत बना था, उस समय मिलिटेंसी अपने चरम पर थी। कश्मीर में डेली आतंकवादी हमले हो रहे थे और इन हमलों के दौरान, आतंकवाद के दौरान, हुर्रियत को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के रूप में देखा गया था कि ये मिलिटेंसी के दौर में एक पॉलिटिकल बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन शुरुआत से दिक्कत क्या थी कि हुर्रियत में बहुत सारी पार्टीज थी। देयर वर 26 ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टीज दैट केम टुगेदर। अब इनमें से कई ये चाहते थे कि कश्मीर को पूरी तरह से आज़ादी मिले, ना भारत के साथ रहना है ना पाकिस्तान के साथ रहना है, पूरी आज़ादी चाहिए। जो ज़्यादातर बड़े फैक्शंस हैं वो ये चाहते थे। लेकिन कई सारी पार्टीज ऐसी भी थी जो ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर को भारत को छोड़कर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि 1947 में जब बंटवारा हुआ था देश का, उस समय यही तय हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे। तो इस तरह की पार्टीज भी बहुत थी। और ज़्यादातर जो हुर्रियत के अंदर शामिल हुई पार्टीज थी, उनके मिलिटेंट विंग भी थे। मिलिटेंट विंग का मतलब है कि वो यहाँ पर पॉलिटिकल नेता थे कुछ उनके जो हुर्रियत में शामिल थे, और अंडरग्राउंड मिलिटेंट यानी कि आतंकवादियों को चलाने वाले उनके संगठन भी शामिल थे। तो ये एक शुरुआत से प्रॉब्लम रही है। अब हुर्रियत के जो मेजर लीडर्स हैं उनके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। तो 3 बड़े बड़े लीडर्स यहां पर उभर कर सामने आते हैं। फर्स्ट वन वो सैयद अली शाह जिलानी। जिलानी का नाम आप अक्सर न्यूज में सुनेंगे। 1989 तक ये एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल थे। इन्होंने 89 में असेंबली से इस्तीफा देकर सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स में शामिल होना तय किया और तब से इन्होंने बहुत सारे मोर्चे निकाले, इन्होंने कई अपने संगठन बनाए। और जब हुर्रियत बनी थी, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, बाद में इसके चेयरमैन भी रहे थे। अब सैयद अली शाह जिलानी के फेवर में बहुत सारी बातें ये रही थी कि ये स्ट्रीट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया इन्होंने, लोगों को इकट्ठा करना, रैली करना, ये सब बहुत अच्छे से इन्होंने किया था। दूसरा, ये जमात इस्लामी पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो जमात का जो बैकग्राउंड है वो कंजर्वेटिव बैकग्राउंड है इनका। तो इनका कंजर्वेटिव धड़ों पर अच्छा कंट्रोल है, अच्छी पकड़ है। और मिलिटेंट मूवमेंट में जो शामिल है पार्टीज, उनके साथ भी इनकी अच्छी बातचीत है। एंड ही इज ओपनली सपोर्टिंग मैनी मिलिटेंट मूवमेंट्स सिंस 1990s। तो यहां पर मिलिटेंट वाला जो हिस्सा है मूवमेंट का, वो सैयद अली जिलानी को अपने लीडर के रूप में देखने लगा। एक चैलेंज इनके सामने ये उभर कर आया कि कुछ मिलिटेंट्स इनसे भी ज्यादा कंजर्वेटिव विचारधारा वाले थे, इनसे ज्यादा हार्डलाइन व्यूज रखते थे। तो वो मिलिटेंट जो है वो इनके भी खिलाफ होते गए, कहते थे कि अब आप तो पुरानी जनरेशन के लीडर हो, टाइम फॉर न्यू लीडरशिप। दूसरा जो यंग लीडरशिप थी, ये थी मीरवाइज उमर फारूक के साथ में। तो ही इज इन जेल राइट नाउ, मीरवाइज उमर फारूक। तो मीरवाइज उमर फारूक को हुर्रियत के मॉडरेट फैक्शन का हेड माना जाता है। आगे चलकर इनका स्प्लिट हो जाएगा, 2003 में ये अलग हो गए थे दोनों। तो मॉडरेट्स का लीडर माना जाता था मीरवाइज उमर फारूक को। और इनका ये कहना था कि कश्मीर पर बातचीत के साथ समझौता हो सकता है, बातचीत करके शांति के साथ हम समझौता कर सकते हैं, लड़ाई की, मिलिटेंसी की, आतंकवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि इन्होंने कभी भी आर्म्ड स्ट्रगल को ओपनली डिनाउंस नहीं किया है, यानी कि इन्होंने कभी भी आतंकवादियों को या फिर मिलिटेंट्स को ओपनली ये नहीं कहा है कि तुम गलत हो। लेकिन ये खुद अपने आप को मिलिटेंट ग्रुप से पूरी तरह से दूर रखते हैं। ही इज नेवर सीन विद द मिलिटेंट्स ग्रुप। इनकी जो आवामी एक्शन कमेटी थी वो शुरुआत में प्रो पाकिस्तान मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उमर को देखा जाता है कि इन्होंने अपना स्टांस चेंज किया है। तो मीरवाइज उमर फारूक जो है, ही हैज बिकम नॉन कमिटल
कई सारे क्रिटिक्स का ये कहना है कि नॉन कमिटल मतलब ये ना तो ओपनली ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए, ना ही ये ओपनली भारत के साथ शामिल होने की बातें कहते हैं। इनका स्टांस या फिर इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेनली इंडिपेंडेंस की तरफ लीन करता है। हालांकि तीनों में से क्या चीज फाइनल है उसके ऊपर ये कभी नहीं कहते, हमेशा ये कहते हैं कि जो जनता चाहेगी, जो वोट में आएगा उसी के साथ हम जाएंगे। लेकिन कंपैरेटिव टू सैयद अली शाह जिलानी, ही इज कंसिडर्ड टू बी अ मॉडरेट। हुर्रियत के तीसरे इंपॉर्टेंट लीडर है यासीन मलिक। यासीन मलिक उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने 1980s में बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवाद की ट्रेनिंग ली थी और कश्मीर आकर ये काफी समय तक आतंकवादी के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया आर्मी के द्वारा 1991 में, और उसके बाद 3-3.5 साल ये जेल में रहे। और जेल से जब बाहर आते हैं 94 में, उसके बाद कहते हैं कि अब आतंकवाद, मिलिटेंसी को बाय बाय और हम शांति के साथ बातचीत करेंगे। इनका कहने का मतलब था कि कश्मीर की प्रॉब्लम को बातचीत से सॉल्व किया जा सकता है। इस कहने के इस स्टांस के साथ अब ये JKLF को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो एक आतंकवादी संगठन था 1980s में, ये मिलिटेंसी के रास्ते पर था। इस JKLF को ये घोषित कर देते हैं कि अब ये नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। तो JKLF उसके बाद से एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है। तो पहले ये आतंकवादी संगठन था JKLF, और इसके लीडर आज भी यासीन मलिक ही हैं। तो यासीन मलिक जो है ये आज भी यही कहते हैं कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए, लेकिन भारत, पाकिस्तान और कश्मीर तीनों के रिप्रेजेंटेटिव उस डिसीजन में हिस्सा हो, यानी कि तीनों लोग टेबल पर बैठे। केवल बायलैटरल टॉक्स नहीं हो सकती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है और उसमें ये अपनी पार्टी को एक इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। अब हुर्रियत में इतनी तरह की आइडियोलॉजीज थी कि इसमें कभी ना कभी तो ब्रेक होना ही था, कभी ना कभी इसमें विभाजन आना ही था। तो 2003 में हुर्रियत स्प्लिट हो जाती है ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर स्ट्रैटेजी, कि आगे के समय में क्या करना है, किस तरह से इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाया जाए। तो 2003 में जिलानी वाला जो ग्रुप है ये कहते हैं कि हम न्यू दिल्ली के साथ बातचीत तभी करेंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ये माने कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और इस बात को मानने के लिए भारत सरकार ना कभी तैयार थी, ना मेरे ख्याल से होने वाली है। तो जिलानी वाला जो ग्रुप है ये हुर्रियत से अलग हो जाता है, मतलब ये अपना जिलानी फैक्शन बना लेते हैं हुर्रियत का। और दूसरी तरफ जो मीरवाइज वाला ग्रुप है वो कहता है कि ठीक है, भारत सरकार अगर ये नहीं कहती है कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड है तो भी बातचीत तो करी जा सकती है। तो जिलानी का स्टांस ये था कि स्ट्रगल तब तक कंटिन्यू होगा जब तक पूरी आज़ादी नहीं मिल जाती या फिर UN के अनुसार रेफरेंडम नहीं करवा दिया जाता। तो इसके लिए जिलानी कह रहे थे, जबकि मीरवाइज ग्रुप का ये कहना था कि हम जॉइंट मैकेनिज्म के साथ बातचीत कर सकते हैं। जो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ है उन्होंने भी उसी तरह का एक फॉर्मूला दिया था। 2001 में इन्होंने इस तरह का एक फॉर्मूला दिया था कि दोनों तरफ से बातचीत हो सकती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों की तरफ से जो हुर्रियत के लीडर्स हैं वो इकट्ठा होकर उनके साथ बातचीत करी जा सकती है। तो मीरवाइज ग्रुप उस बातचीत वाले फॉर्मूला को एक्सेप्ट करना चाहता था। और मीरवाइज ग्रुप ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के साथ बातचीत शुरू भी कर दी थी 2004 में। खुद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी ने इनके साथ बातचीत करी थी। हालांकि उस बातचीत का कोई फर्म नतीजा नहीं निकला, लेकिन फिर भी बातचीत उस समय करी गई थी। तो इसके बाद से ये हुर्रियत दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। जिलानी वाला फैक्शन अभी भी एक कंजर्वेटिव फैक्शन के रूप में देखा जाता है जो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाते हैं हम मोदी सरकार के रवैये पर। तो 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने 370 आर्टिकल को रिपील कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, और उसके बाद से जो भी हुर्रियत के लीडर्स हैं उनको या तो नजरबंद कर दिया गया अपने ही घर में, या फिर कई को जेल में भी रखा गया है। और हुर्रियत की जो एक्टिविटीज हैं वो पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। और NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हुर्रियत के कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी करी है। 2017 में NIA ने 7 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें सैयद अली शाह जिलानी के रिश्तेदार अल्ताफ अहमद शाह, इनके सन इन लॉ हैं, इनको भी अरेस्ट किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वगैरह आए थे इनके ऊपर और चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। और उसके बाद NIA ने जो प्रोटेस्ट हुए थे, वायलेंट प्रोटेस्ट, उनके अंदर भी कई सारे अरेस्ट किए, तो इसमें भी हुर्रियत के नेता शामिल थे। फरवरी 2019 में भी NIA ने कई जगह छापे मारे थे, उनमें से ज़्यादातर हुर्रियत से जुड़े हुए जो नेता हैं उनके घरों पर ये छापे मारे गए थे। तो उसमें मीरवाइज उमर फारूक, यासिन मलिक और शाबिर शाह जैसे नेता शामिल थे। मसरत आलम जो कि पहले हुर्रियत के चेयरमैन भी रह चुके हैं और अभी जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके घर पर भी छापा पड़ा था। 5 अगस्त 2019 से जस्ट पहले JKLF और जमाते इस्लामी दोनों को बैन कर दिया गया था और सरकार ने इनके नेताओं को अरेस्ट कर लिया था। और हुर्रियत के ज़्यादातर जो फैक्शंस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 2 साल से बिल्कुल शांत बैठे हैं। लेकिन अब जाकर फिर से ये न्यूज़ आ रही है कि हुर्रियत को ऑफिशियली बैन किया जाएगा अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA के तहत इनको बैन किया जाएगा। हालांकि ये भी स्पष्ट कर दूं कि 24 अगस्त की शाम को जब ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय तक गवर्नमेंट ने तो यही कहा है कि हम हुर्रियत को बैन नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब वही बात है कि धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो होगी। तो देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा। तो अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं किया है, लेकिन कश्मीर की मीडिया में एक न्यूज़ काफ़ी वायरल सी हो गई कि
जिलानी के घर और ऑफिस के बाहर से हुर्रियत के बोर्ड हटा दिए गए, उन्हीं के सपोर्टर्स ने ये बोर्ड हटा दिए हैं। तो इससे काफ़ी सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कहीं हुर्रियत को बैन तो नहीं किया जा रहा है। वैसे जिलानी जो है ये ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से 2020 में इस्तीफा दे चुके हैं ऑफिशियली। ही हैज़ रिजाइन फ्रॉम APHC। लेकिन जो मीर वाइज वाला फैक्शन है हुर्रियत का, वो अपनी गतिविधियां कोशिश कर रहा है चलाए रखने की, लेकिन बहुत मुश्किल से ये लोग चला पा रहे हैं क्योंकि मीर वाइज खुद जो है वो अभी अरेस्टेड हैं। तो इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया है कि चाहे बैन हो या ना हो, वी विल रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, और इस तरह के जेनरिक स्टेटमेंट इन्होंने अभी दिए हैं। कुछ दिन से हुर्रियत एक और कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है। अभी रिसेंटली हुर्रियत पर ये चार्जेस लगाए गए थे कि इन्होंने विदेशों में MBBS की सीट्स को बेचा है। कश्मीर के छात्र जो MBBS करने जाते हैं उन सीट्स को बेचा गया है पैसे लेकर, जबकि हुर्रियत ने इस चार्ज को रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते हैं जिसके बेसिस पर कश्मीरी बच्चों का एडमिशन होता है, लेकिन अभी इसको लेकर पुलिस की जांच चल रही है। तो फिलहाल के लिए ये था लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करते हैं तो उससे यूट्यूब को पता चलता है कि वीडियो वॉज गुड, एल्गोरिदम को समझ में आता है कि वीडियो अच्छा है। तो इसे लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देश के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं, बहुत सारी फ्री क्लासेस यहाँ होती है डेली। कल आप मेरी भी 2 स्पेशल क्लासेस को देख सकते हैं। दे आर ऑन द प्लेटफॉर्म, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए अगर कोई कोड मांगा जाता है तो ऑल यू हैव टू डू इज राइट माई नेम महिपाल, कोड यूज़ करके आप कोई भी फ्री कंटेंट को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप एक टाइम टेबल के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, प्लस या आइकॉनिक, 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको एक मेंटोर के द्वारा पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ करके उसे अवेल करते हैं। ऑप्शनल की तैयारी के लिए भी कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन अभी ऑप्शनल और GS का जो कंबाइंड कोर्स है वो आपको बहुत ही कम प्राइस पर मिल जाएगा। इट इज़ अवेलेबल फॉर जस्ट 49,680 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। और याद रखिए यहाँ पर ना केवल आपको क्लासेस मिलेंगी बल्कि आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल रही है। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, GS की टेस्ट सीरीज, दोनों, प्रीलिम्स भी और मेंस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। साथ में आपको किताबों का सेट फ्री में मिलेगा, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें भी आप चाहें वो बुक्स आपको मिल जाएंगी। और ये सब कुछ आपको एक ही कोर्स में, कॉम्बो कोर्स में अवेलेबल होगा। तो ये कॉम्बो कोर्स का जो डिस्काउंट ऑफर है हमने इसको 28 अगस्त तक अभी जारी रखा है। उसके बाद इसके प्राइसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे और यहाँ पर भी आपको 10% डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप ये कोड यूज़ करते हैं, वरना ये प्राइस आपको 55,000 रुपीज़ समथिंग मिलेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर टू यूज़ द कोड। जो एस्पिरेंट्स UPSC 2021 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं और अभी रिवीजन करना चाहते हैं या कोई कमज़ोर सब्जेक्ट को फिर से तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक 60 डेज़ वाला सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट किया है। ये आपको 13,500 रुपीज़ का पड़ेगा और इसमें आप कोई भी प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कई सारे MCQ कोर्सेज चल रहे हैं इस वक्त। मेरा भी नेक्स्ट मंथ एक MCQ कोर्स आने वाला है, तो उनको भी आप देख सकते हैं लेक्चर्स को। तो इससे आपको प्रीलिम्स की तैयारी में बहुत फायदा होने वाला है। और अभी जो मेरा मेडिवल हिस्ट्री का ऑनगोइंग कोर्स है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं, 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैच, जो भी आपका टारगेट है 2022-23 उसके अनुसार बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और मिशन AIR 1 बैच, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि इसमें हम CSE 2021 की तैयारी करवाएंगे फॉर प्रीलिम्स स्पेशली। फ्री टेस्ट सीरीज है हमारी 3, इनको ज्वाइन कीजिए। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनमें अच्छा स्कोर करेंगे तब आप कॉम्बैट में अच्छी रैंक ला सकते हैं। कॉम्बैट में अच्छी रैंक लाओगे तो ये सारे सब्सक्रिप्शन जो मैं अभी आपको बता रहा था, दे विल बी अवेलेबल फॉर फ्री और यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप फॉर दोज। और कॉम्बैट में एनरोल करते वक्त अगर आपसे कोड पूछा जाए, यू कैन यूज दिस कोड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।